जयश्री रॉय हिंदी कथा जगत की एक मशहूर और चर्चित लेखिका हैं। उनकी कहानियाँ पाठकों को खींचने, आकर्षित करने और बांध कर रखने की क्षमता रखती हैं। प्रस्तुत है उनकी लिखी हुई कहानी स्वर्ण चंपा। मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। मेरे हिस्से में आकाश में चांद नहीं होता, बस अंधेरा होता है, एक सिरे से दूसरे सिरे तक। जो कुछ उजला है, सुंदर है, खो गया है मुझसे। एक ज़माना हुआ। एक दिन छवि ने कहा था, किसी खोई हुई टिटहरी किसी आवाज़ में। उस समय शाम गिर रही थी, सांवली, उदास, कत्लों में, झींसी की तरह महीन और निःशब्द। सामने झील की सतह गहरी नीली हो रही थी, एकदम स्थिर, पूरे आकाश को अपनी पारदर्शी बाहों में बांधे हुए, किसी शीशे के फ्रेम की तरह। सुनते हुए मैं हमेशा की तरह उसकी आंखों के नीरव में घिर गया था। उस समय शायद यही उसके साथ होना था और मैं उसके साथ होना चाहता था, जहाँ तक वो चाहे। बात अब तक पूरी तरह उसकी मर्जी पर ही आकर ठहर गई थी। अंदर एक समर्पण है, पूरे स्व का, एकदम शर्त रहित। शायद प्राणांजलि इसी को कहते हैं। ऐसा कब और क्यों कर हुआ अब याद नहीं, याद करने की आवश्यकता भी नहीं। सबसे दीगर बात है छवि। छवि और छवि, हाँ, यही नाम था उसका। अपने संपूर्ण अर्थ में मेरे अंदर रचा बसा, हर रंध्र में, हर रेशे में, सांस और स्पंदन की तरह। ऐसे कि मैं खुद से ही बेदखल होकर रह गया हूँ। निशेष हो जाना शायद इसी को कहते हैं। अपने अंदर के धागों में बेतरह उलझता मैं उसे देखता हूँ। धूप का एक आखिरी उजला टुकड़ा उसके दाएं कंधे पर तितली के रंगीन पर की तरह थरथरा रहा है। बाकी चेहरे पर सांझ है, बुझे हुए चांद की तरह लग रही है वो, उतनी ही जर्द और उदास। उसकी आंखों में शाम के एकदम से डूब जाने के पहले का रंग था, धूसर, मटमैला नील। उदास दिख रही थी, बहुत रो चुकने के बाद का चेहरा, निष्प्रभ, मेघिल, कुहरीला, आकाश जैसा। चुप्पी में डूबा कहन, उन्हें सुनने के लिए भी मुझे मौन ही रहना था। शब्दों से परे की भाषा, मूक, निर्वाक। उसके साथ अब मैं भी सीख चला हूँ वो सब कुछ सुनना जो वो कभी कहती नहीं। चुप रहना ना कहना नहीं है, उसके संपर्क में जाना है। पहले पहल बहुत कोफ्त होता था उसकी इस हर पल की चुप्पी से। चेहरे पर इसे टाँके टोर कटी पतंग की तरह डोलती रहती थी। मुझे कभी कभी डर लगता था वो जिंदा है भी या नहीं। वो मेरी कोई नहीं मगर सब कुछ है। रिश्तों की दुनिया से एक अदद नाम हमें भी मिला है। वो मेरी भाभी लगती थी और अब उसकी विधवा, उस भाई की बीवी जिसे मैंने कभी देखा नहीं था। नमन नाम था उसका, सीना में था। उसके पिता यानी मेरे चचेरे चाचा जी बहुत पहले असम में जाकर बस गए थे। वहीं नमन भैया पैदा हुए, पले बढ़े और फौज में भर्ती होकर कारगिल की लड़ाई में शहीद हो गए। चाचा जी पहले गुजर गए थे। नमन भैया के मरने के बाद चाची अपनी बहू को लेकर हमारे गांव आ गई थी, अपने वर्षों के बंद पड़े पैतृक घर में रहने। हम जानते थे नमन शादी की रात उसे छोड़ गया था देश की सीमा पर। वहाँ उसकी ज़रूरत थी और वही ज़रूरत अहम थी। हम सब ये बात जानते समझते थे, छवि भी। मगर उस लाल जोड़े का क्या जो उस रात उसके जिस्म पर जलता रहा होगा? चूड़ियाँ जो खनकना भूल गई होंगी, नाक की बड़ी सी नथ रुलाई में चुपचाप थरथराती हुई। किसी इतिहास में उनकी मौन पीड़ा दर्ज नहीं होती, मगर इसी से उसे अनहुआ माना नहीं जा सकता ना। उसकी प्रतीक्षा को किसी के लौट आने का आश्वासन नहीं मिला था, मगर वो बिना किसी प्रतिश्रुति के दिनों तक दरवाजे पर खड़ी रही थी। और फिर वो फ़ोन आया था। चाची ने उसे कोसते हुए कहा था, ये चूड़ियाँ उतार दे, तेरे भाग्य में नहीं। उसने मान लिया था, ना जाने कब से ये उसके भाग्य में नहीं। चुपचाप बिना कुछ कहे उसने अपने चूड़े उतार दिए थे। इसके साथ ही वो छूट गई थी उस हर चीज़ से जिसे ज़िंदगी कहते हैं। अपने लाल जोड़े के साथ उसकी दूधियाँ हंसी, रंग बिरंगे ख्वाब, सब कुछ जर्द हो गए थे एक सिरे से। एक सफ़ेद सन्नाटे में घिरी किसी शव की तरह वो चलती फिरती थी, अपनी परछाई तक को समेटकर, जैसे कोई अछूत हो, मौसम के सारे चहल पहल से दूर, अपने में डूबी, एकदम संपृक्त। नमन की मृत्यु के बाद चाची उसे उसके मायके पहुंचा आई थी, मगर दूसरे दिन वहां से वो भी लौटा दी गई।
बचपन में ही उसके माँ बाप गुजर गए थे। निस्संतान मामा मामी ने उसे पाला पोसा था। कुछ दिन पहले मामा का भी देहांत हो चुका था। वृद्ध और बीमार मामी किसी तरह अकेली अपना जीवन यापन कर रही थी। उसने छवि को अपने पास रखने में अपनी असमर्थता जाहिर कर दी थी। मुझे याद है, छवि 2 दिन तक चाची की दहलीज पर बिना खाए पिए बैठी रही थी। चाची उसे किसी तरह भी अपने घर में रखने को तैयार नहीं थी। किसी तरह समझा बुझाकर अंत में गांव वालों ने ही चाची को राजी किया था। पड़ी रहने दो चाची, घर के कामकाज संभालेगी, तुम्हारी सेवा करेगी, 2 रोटी डाल देना और क्या। चाची मान गई थी। आजकल 2 रोटी में एक 24 घंटे की नौकरानी कहाँ मिलती है। हमारा घर एक ही था। बीच में एक दीवार खड़ी करके उसे 2 हिस्सों में बांटा गया था। शाम को छत पर टहलते या दोपहर को धूप सेकते हुए वो अक्सर दिख जाती थी। कभी कुएं की जगह पर बैठी कपड़ों का अंबार धोते पीटते, तो कभी बर्तन मांजते हुए। उसकी आंखें बोलती सी थीं, मगर होंठ एकदम चुप, जैसे हंसना गाना भूल गई हो। मैं उसे देखकर एक अनाम दुख से घिर जाता था। मुझे न जाने क्यों प्रतीत होता था उसके मौन में एक चीख दबी हुई है। वो रोने की एक निःशब्द छटपटाहट से हर समय भरी हुई है। एक दिन मैंने उसके सामने बरामदे में लटके पिंजरे को खोलकर उसके अंदर बंद तोते को आज़ाद कर दिया था। वो मुस्कुराई थी, एक गीली वाष्पित हंसी, जैसे कुछ अनायास पा गई हो। मेरे अंदर उस दिन देने का सुख देर तक बना रहा था। कुछ न देकर भी किसी को बहुत कुछ अमूल्य दिया जा सकता है, उसी दिन जाना था। सुना था वो पढ़ी लिखी है। शादी के लिए बीच में ही उसकी पढ़ाई रोक दी गई थी। मैंने माँ से कहा था प्राइवेट में छवि को बीए की परीक्षा दे देनी चाहिए। समझाया था थोड़ा पढ़ लिख लेगी तो चाची को ही बुढ़ापे में सहारा हो जाएगा। बहुत मुश्किल से सब माने थे। मैं कॉलेज में लेक्चरार था, इतना तो उसके लिए कर ही सकता था। मैंने उससे कहा था कोई कठिनाई हो तो मेरे पास आ सकती है। इसके बाद वो कभी कभी मेरे पास पढ़ने के लिए आने लगी थी। उससे अंग्रेजी में कठिनाई होती थी। पहले दिन हाथों में ढेर सारी किताबें लिए मेरे सामने किसी स्कूल की लड़की की तरह आ खड़ी हुई। पहली बार मैंने गौर किया था कि वो कितनी कम उम्र है, मुश्किल से 20-21 की। कितनी उत्तेजित लग रही थी, उत्सुक भी। चेहरे पर अरसे बाद धूप खिली थी, किसी सूरजमुखी की तरह चमकीली और खूबसूरत। किताबों के ढेर के बीच उसे इस तरह बैठी हुई देखना मुझे अच्छा लगता था। इन्हीं किताबों में एक खिड़की, एक पूरे आकाश की संभावना थी उसके लिए। मैं चाहता था वो अपने पंख पसारे और उड़कर सारे आकाश का असीम विस्तार पाले। मैं उसके लिए अपनी संकुल परिधि से निकलकर वो आकाश बन जाना चाहता था। उसके अदृश्य कारावास में न जाने क्यों मेरा दम घुटता रहता था। रसोई के धुएं में, जूठे बर्तनों की कालिख में मैं उसे रोज़ रोज़ संभलाते हुए देखता था। अपने नाजुक कंधों पर रिश्तों का, जिम्मेदारियों का बोझ उठाए लड़खड़ाती फिरती थी। मैं उसका दुख बांट लेना चाहता था, भाई के दुख के साथ उसके बाद की गहरी शून्यता, सब कुछ। मगर कुछ चीज़ें सिर्फ उसी की थीं, उसी की हो सकती थी। मैं चाहकर भी उसमें हिस्सा नहीं पटा सकता था। जैसे उसके जीवन में फैला वैधव्य का सफ़ेद रंग, ये रंग उसकी खुशियों का, जीवन के हर उमंग का कफन बन गया था। उसे पूरी तरह से ढक लिया था। मैं चाहकर भी इसमें रंग की एक छोटी सी छींट नहीं डाल सकता था। मैं देखता था पढ़ाई करते करते अक्सर उसका ध्यान भटक जाता था। कभी कागज़ पर पेन या पेंसिल से आड़ी तिरछी लकीरें खींचने लगती, तो कभी पेन का पिछला हिस्सा दांतों में दबाकर खिड़की से बाहर देखने लगती। कई बार मैंने उसे डांटा भी था, फिर समझ पाया था वो ऐसा जानबूझकर नहीं करती। वो अपनी निस्संग दुनिया में अनायास भटक जाती है। एक बार हंसकर कहा था, जानते हो मास्टर जी, मुझे स्कूल में भी इस आदत के लिए खूब डांट पड़ती थी। क्लास के बाहर एक बहुत बड़ा रक्त चंपा का पेड़ था। बारिश से पहले उसमें आग लग जाती थी। जमीन भी झड़ते हुए फूलों से ढककर एकदम लाल हो जाती थी, किसी कालीन की तरह। बताते हुए उसकी काली चमकीली आंखें कितनी उज्जवल हो आई थीं। उनमें गीली चमक थी, जैसे अंदर से दीप उठी हों। मैं उसे चुपचाप देखता रह गया था। शायद मेरी निगाहों को पहचान कर ही वो फिर एकाएक झेंप उठी थी, जैसे कुछ गलत करते हुए पकड़ा गई हो। मैंने मेज पर रखे उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया था। कभी कभी मुस्कुरा लेना गलत नहीं होता छवि, बिलीव मी। सुनकर वो बैठी रह गई थी, आंखों में मेघिल मौन लिए। उनमें चमकता थोड़ी देर पहले का सूरज न जाने कहाँ खो गया था। मैंने धीरे से मेज खटखटाया। नॉक नॉक।
उसने प्रश्न भरी आंखों से मुझे देखा था। जिंदगी, मे आई कम इन? वो हल्के से हंसी थी। जिंदगी, यहाँ तुम्हारा क्या काम? जहाँ तुम वही तो जिंदगी, उसी का तो सवाल है। मेरी बात सुनकर वो खिड़की से बाहर देखने लगी थी। उसी को तो जवाब चाहिए। कोई जवाब नहीं। उसकी पलकें बदलाने लगी थीं, आंखों में धुआंसा आकाश। तो फिर जिंदगी अनशन पर बैठ जाएगी, यहीं इसी मेज पर। मैंने सामने मेज पर अपनी दोनों हथेलियां फैला दी थीं। वो न जाने उन्हें कितनी देर तक रुलाई भरी आंखों से देखती रही थी और फिर अचानक उठकर वहां से चली गई थी। दूसरे ही दिन मैंने पढ़ाई के कमरे के बाहर स्वर्ण चंपा का एक पौधा रोपा था, ठीक खिड़की के पास। अंदर प्रार्थना थी, छवि का जीवन खुशियों के स्वर्ण चंपा से झिलमिला उठे, उसमें जीवन की चाह जगे। याद है, दूसरे दिन बारिश हो रही थी, खूब। बारिश के साथ ही ठंड बहुत बढ़ गई थी। सांझ से ही झील के ऊपर कोहरा इकट्ठा होने लगा था। दूर की पहाड़ियाँ गाढ़े नीले धुएं में डूब गई थीं। हवा में मिट्टी की गंध तैर रही थी, गीली और सांद्र। पूरा माहौल सीला हुआ था, एकदम बोसीदा। कांच के पल्लों पर बूंदों की अनवरत टकोर और टीन के छज्जे पर हवा पानी का उबाऊ एक रस शोर। एक अजीब सी चुप्पी में हुआए थे हम। छवि की आंखें खिड़की पर टकी हुई थीं, एकदम तंद्रिल और खोई हुई सी। क्या है वहाँ उस धुंधलाई शून्यता में? जानने की इच्छा होती है। उसके इन निसंग क्षणों का साक्षी बनना चाहता हूँ, मगर कहीं कोई अदृश्य दीवार है जिसे पार नहीं किया जा सकता। मैं उसे देख सकता हूँ और बस इतना ही। न जाने रोज़ क्या क्या उसके लिए सहेज लाता हूँ, अपने हिस्से से बचाकर। थोड़ा थोड़ा एक टुकड़ा हंसी, कुछ सपने, रंग, मगर कुछ भी तो उसे नहीं दे पाता। रह जाता है सब कुछ मेरे पास, उसी तरह कुंभलाते हुए, जर्द पड़ते हुए। शॉल से निकली उसकी उंगलियां चांपा की नर्म पात सी, उस पर बार बार मेरी नज़र टक जाती है। उस दिन अचानक उसने अपनी आंखें उठाई थी, पारे सी तरल, थरथराती हुई। क्या देख रहे हैं? मैं एक क्षण के लिए सकपकाया था, कुछ नहीं, और फिर दूसरे क्षण उसकी हथेली पकड़कर मेज पर उल्टा कर दिया था। तुम्हारी हथेली में कुछ रोपना चाहता हूँ। हथेली में रोपना चाहते हो? क्या भला? वो कौतुक से मुस्कुराई थी, आंखों से लेकर चिपुक तक एक गीली उजली हंसी, झड़ते हुए चंपा की तरह। खुशियों के बीज जो फूल बनकर खिलेंगे तुम्हारी आंखों में, होठों पर। सुनकर दो भौएं जुड़कर एक मुकम्मल इंद्रधनुष बन गया था, आधे चांद से माथे को घेर कर। लो, बो दो, मैं भी तो देखूं ये तुम्हारे खुशियों के फूल कैसे खिलते हैं। खिलेंगे, देखना। मैंने उसकी हथेली पर एक छोटी सी लकीर खींची थी। उसने झट अपनी मुट्ठी बंद कर ली थी। अब इसे खोने नहीं दूंगी, और फिर दूसरे पल खोल भी दी थी। काश ऐसा होता। कहते हुए वो कितनी विसन्न हो आई थी, बुझे हुए दीप की तरह निष्प्रभ। उसकी ये नाउम्मीद आंखें मुझे अक्सर बौना कर जाती थीं। देने को मैं उसे पूरी दुनिया दे दूं, मगर क्या दे सकता हूँ मैं उसे? देखता हूँ, शीत, ग्रीष्म, पतझड़, हर ऋतु का अभाव उसके देह में घोंसला डाल चुका है। पाले से ठिठुरे हुए किसी फूल की तरह नील पड़ रही थी वो, हर क्षण, हर पल। मेरे हौसले के टूटे हुए बाजू मुझे सालते थे, अक्षमता दंश देती थी। कई बार रातों को मुझे ना जाने ऐसा क्यों लगता था कि कोई करहा करहा कर रो रहा है, एक धीमी और स्पष्ट सी आवाज़, थम थम कर देर तक। अपनी नींद में मैं बेचैन हो उठता था, कभी उठकर खिड़की पर खड़ा हो जाता, मगर कहीं कुछ नहीं होता था, रात के अमिट सन्नाटे के सिवा। चांदनी बहती हवा में चमकीली पन्नियों की तरह झरती, पहाड़ों पर बिछ जाती, चीर की ऊंची लंबी देह पर पानी की महीन धार की तरह बरसती। रात का कोई पक्षी वादियों की नीली गहराइयों में बेकल होकर पुकारती फिरती। मैं अनझिप आँखों से रात की मायावी स्तब्धता को तकता रहता, अंदर टूटे पंखों की छटपटाहट से भरा हुआ। क्यों मैं हर जगह, हर भीड़ में इस तरह अकेला हो जाता हूँ? जाने किसकी तन्हाई मुझे आवाज़ देती रहती है। सुबह मैं छवि की नींद और जगार से भरी आंखें देखता था, मगर जानता था वो कुछ नहीं कहेगी। उसका मौन मुझे एक अनबुझ शोर से भर देता था। दिन पर दिन कैसी दुर्बल, कृशकाय होती जा रही थी वो। संध्या तारा सी उज्जवल आँखों के नीचे अनचीनी उदासी की मलिन रेखाएं, गालों से उतरता रंग, धीरे धीरे खत्म होते मेले की तरह। मैं चाहता था कहूँ उससे,
छवि, जिंदगी को एक मौका दो। मगर जानता था जवाब में उसकी वही रिक्त आंखें होंगी जिसकी चावनी में एक अछोड़ चुप्पी के सिवा अब कुछ नहीं होता। जिस दिन उसके लंबे घने बाल कतरवा दिए गए थे, मैं दुख से फट पड़ा था। मेरे लिए ये अमानवीय कृत्य था, एक जीती जागती इंसान को मिट्टी पत्थर में बदल देना। मैं सबसे लड़ना चाहता था, सब कुछ तहस नहस कर देना चाहता था, मगर माँ बीच में खड़ी थी। तुझे इन बातों में नहीं पड़ना है आभास। उस दिन मैं सचमुच हताश होने लगा था। क्यों पूरा समाज एक निरीह असहाय लड़की के उत्पीड़न में इस तरह से जुट गया है? पहाड़ों में रहते रहते क्या सभी पत्थर बन गए हैं? ना जाने उस दिन कौन सी पूजा थी। चाची बीमार थी और माँ व्यस्त, इसलिए छवि को मंदिर ले जाने की जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई थी। साथ में आजी, हमारी पड़ोसन, को भी भेजा गया था, शायद हम पर नज़र रखने के लिए ही। हम सुबह सुबह निकल पड़े थे जीप से। खुली जीप में छवि के बाल खुलकर बिखर गए थे। हवा तेज़ चल रही थी। कंधे तक छटे बालों में कितनी छोटी लग रही थी, किसी स्कूल की लड़की की तरह। ऊबड़ खाबड़ रास्तों में सावधानी से ड्राइव करनी पड़ रही थी। जीप हिचकोले खा रही थी। सड़क के एक तरफ गहरी खाई थी, दूसरी तरफ पहाड़ की काली दीवार, गुलाबी फूलों से लदी हुई। बीच बीच में हरी घास की मुलायम पैबंद। चारों तरफ धूप और हवा रेशमी फावों की तरह उड़ रही थी। अपने उड़ते बालों को दोनों हाथों से सहेजती हुई छवि वादियों में झांक रही थी। गहरी नीली धुंध के नीचे छोटी बड़ी बस्तियां पानी की तरह नीलिमा में डूबी सी प्रतीत हो रही थीं। कहीं कहीं धूप के टुकड़ों में घरों की लाल खपरेल चमक रही थी। गाय भेड़ों के झुंड जगह जगह चरते नजर आ रहे थे, छोटे छोटे खिलौनों की तरह। धूप छां का अल्हड़ खेल पहाड़ी ढलानों में अविराम लगा था। मैंने छवि को एक पलक देखा था। वो किसी बच्ची की तरह प्रकृति के वैभव में गुम थी, उतनी ही उत्सुक और तल्लीन। बड़ी बड़ी आंखें पारे की रुपहली गोंद से भरी हुई। उसकी इस क्षणिक खुशी में मैं भी हुआ आया था। अच्छा लगा था उसका यूं खुश होना, मुस्कुराना। जैसे बादल के पीछे से यकायक चांद निकल आया हो, वैसा ही उज्ज्वल जगमगाता रूप। छवि ने शायद बीच में कुछ पूछा था। हवा में उसके शब्द बिखर गए थे। जवाब न पाकर उसने अब मेरी बाँह छुई थी, एक ठंडा गीला स्पर्श। मैं तब भी चुप रह गया था। यह क्षण मेरे मौन का था। कुछ कहकर मैं अपने भीतर पनपे इस छोटे से सुख को बिखेर देना नहीं चाहता था। मुझे चुप देखकर वो भी चुप हो गई थी, हमेशा की तरह। हमारे बीच एक भरी भरी अर्थमयी चुप्पी देर तक पसरी रही थी, एक अनाम सुख भी। देवदार के घने पेड़ों के बीच देवी का वो छोटा मंदिर लकड़ी और पत्थरों से बना हुआ था, बहुत प्राचीन, बारिश से सिला हुआ, एकदम स्लेटी। दीवारों पर घास और काई उगी हुई। पास वाले बहुत पुराने पेड़ पर बंधे हुए जर्द धागों का गुंजन और सिंदूर। ऊपर अनगिनत छोटी छोटी घंटियाँ एक साथ टुनटुनाती तो हवा में संगीत सा घुल जाता। हमें पहुँचते पहुँचते काफ़ी देर हो गई थी। मंदिर निर्जन पड़ा था। पुजारी पूजा करके जा चुका था, फूल और बेड़ियाँ बेचने वाली औरतें भी। चारों तरफ गहरी निस्तब्धता छाई हुई थी। दिए की झिलमिलाती पात में देवी की काली चमकदार मूर्ति कितनी जीवंत लग रही थी, जैसे अभी बोल पड़ेंगी। छवि हाथ जोड़कर आंखें मूंदे ना जाने कितनी देर तक खड़ी रही थी। उसकी तरफ देखते हुए मैंने भी अपने हाथ जोड़ दिए थे। ईश्वर, छवि की सारी मनोकामनाएं पूरी कर देना। आंखें खोलकर देखा था, छवि मुझे ही देख रही थी। उसकी आंखों के गीले कोर दिए की सुनहली लौ में चमक रहे थे। तुमने अपने लिए कुछ नहीं मांगा? तुम्हें कैसे पता? मैंने हैरत से पूछा। मालूम नहीं। भभूत का एक टीका अपने माथे पर लगाकर वो बाहर निकल गई थी। गर्भगृह में बुझी हुई अगरबत्ती और धूप की तीव्र सुगंध मंडरा रही थी। अंधकार में जलते हुए दियों की सुनहरी आभा से चारों तरफ एक तरल मायावी आलोक फैला हुआ था। मंदिर से बाहर निकलकर देखा था, अचानक धूप निकल आई है। बादल के टुकड़े दूर दूर तक छिटक गए थे। छोटे से पहाड़ी चश्मे का ठहरा हुआ पानी किरणों से नहाकर नीलम की तरह चमक उठा था। छवि ने अपनी अंजूरी में पानी भरकर चेहरे पर छपका था। वो फिर बहुत खुश दिख रही थी, खुश और हल्की। मैंने बड़ी कोशिश करके अपनी आंखें उसके चेहरे पर से हटाई थी। देवदार की ऊंची डाल पर कोई चिड़िया रह रहकर बोल रही थी। उसकी मीठी आवाज़ से वातावरण का नीरव और भी ज़्यादा गहरा हो रहा था। मैं अंदर ही अंदर एक अनकहे सुकून से भर आया था।
घर से इतनी दूर आकर हल्का महसूस कर रहा था, उन्मुक्त भी। शायद छवि भी ऐसा ही महसूस कर रही थी। मैं थोड़ी देर के लिए लेट गया था। छवि पास ही एक पत्थर से बने गोमुख से बहता हुआ पानी पी आई थी। पता है कितना मीठा है, शरबत जैसा, कहते हुए उसकी आवाज़ में किसी चिड़िया किसी चहक थी। थर्मस से पेपर कप में डालकर उसने मुझे चाय थमाई थी। आज ही टोकरी से खाने पीने के सामान निकाल रही थी, पूड़ी, सब्जी, कचौड़ियाँ। आज तो हमारा पिकनिक ही हो गया। सामने की खुली जगह में दरी बिछाते हुए मैंने मजाक किया था। छवि प्लेट में खाना परोस लाई थी। हमें यहाँ से 3 बजे से पहले निकल पड़ना होगा। आजकल अंधेरा बहुत जल्दी उतर आता है, फिर मौसम भी खराब है। तुम्हारा मायका तो यहाँ से बहुत पास ही पड़ता है। मेरी बात का उसने कोई जवाब नहीं दिया था। उसके अंदर न जाने कितने घाव थे जो समय असमय दुखने लगते थे। बहुत नीचे पहाड़ियों की तलहटी में चढ़ते हुए मवेशियों के गले में बंधी हुई घंटियाँ अनवरत टनटना रही थीं। आज ही किसी जंगली बूटी की तलाश में निकली थी। एकांत का एक छोटा सा दुर्लभ क्षण हमारे बीच था। छवि न जाने अपने आंचल में क्या क्या इकट्ठा कर लाई थी। जंगली फूल, सूखे रंगीन पत्ते, पक्षी के पंख। खुश दिख रही है वो, जैसे कुछ कीमती पा गई हो। हम दोनों चुप थे, एक मीठे से अर्थमयी मौन में। मैं चाहता हूँ आज का इस समय हमारे बीच ठहर जाए, इस झड़ते हुए मौन और दोपहर के एक टुकड़ा धूप के साथ। इसी तरह जानने की इच्छा होती है छवि क्या चाहती है, मगर वो अपने में मूंदी पड़ी रहती है, स्पर्श से परे, देहातीत, इन पहाड़ी कुहासों की तरह है मगर नहीं है। मैं उसके सामने अपनी हथेली फैला देता हूँ। वो उसे चुपचाप देखती है। मेरे पास कुछ नहीं आभास। मैंने कुछ मांगा भी तो नहीं, बस तुम्हें देना चाहता हूँ। रहने दो, रह जाने दो। वो उठ खड़ी हुई थी, आंखों को मीचते हुए। लौटते हुए वो एकदम से चुप हो गई थी। पहाड़ों पर 3 बजते बजते परछाइयाँ गिर आई थीं। हवा में ठंडक थी, झींगुर की तेज़ आवाज़ थी। थोड़ी देर में हल्की झींसी बारिश में बदल गई थी। हमें विवश होकर छवि के मायके में रात को रुकना पड़ा था। दरवाज़ा खटखटाने पर छवि की मामी हाथ में लालटेन लेकर बाहर निकल आई थी। उसी दिन छवि उनसे लिपट कर कितना रोई थी, मुस्कुराते हुए ही। पूरे घर की हालत ख़राब थी। छतें यहाँ वहाँ से टपक रही थीं। आंगन की एक दीवार इसी बारिश में गिर गई थी। चारों तरफ काई, घास और जंगलात, गरीबी और दैन्य की छाप। उस रात रसोई के आंगन में मेरे सोने की व्यवस्था की गई थी। यहाँ छत साबुत थी और आंगन भी चटाई से घिरा गया था, मगर पानी की महीन छींटें आ रही थीं। एक सीली गंध वाली चादर थमाते हुए छवि का चेहरा उतर गया था। तुम्हें यहाँ बहुत तकलीफ होगी। बिल्कुल नहीं, मैंने उसे आश्वासन दिया था। उस रात छवि देर तक बैठी अपने बचपन की बातें करती रही थी। दिन होता तो तुम्हें दिखाती। आंगन में एक आड़ू का पेड़ है, पिछवाड़े एक खुबानी का। बचपन में मैंने एक दाड़म का पेड़ लगाया था। मामी कहती हैं अभी भी खूब फल रहा है। गांव के बच्चे तोड़ ले जाते हैं। ये झरझर आवाज़ सुन रहे हो? पास ही एक गधेरा है, बारिश में एकदम उफन आता है। कितना नीचे गिरता है जाकर। लालटेन की पीली रोशनी में उसकी बड़ी बड़ी आंखें गीली और चमकदार लग रही थीं। कितनी खुश थी वो, आंतरिक उत्साह से भरी हुई। थोड़ी देर बाद आजी उसे अंदर बुला ले गई थी। शायद उसे छवि का यूँ खुलकर हंसना बोलना अच्छा नहीं लग रहा था। सोने से पहले लालटेन की रोशनी में मैंने देखा था, मूंज की खटिया से लगी हुई दीवार पर किसी धारदार चीज़ से खुरच कर लिखा हुआ था, छवि पंत। मैंने हाथ बढ़ाकर उस पर उंगली फिराई थी। उस अतीत को छू लेने का सुख जिसमें मेरा कोई हिस्सा नहीं था। दूसरे दिन लौटते हुए वो फिर चुप थी। मैं भी कुछ कहकर उसके ख्यालों में दखल नहीं देना चाहता था। कितने दिनों बाद वो अपनी दुनिया में हो सकी थी। उसकी निजता की एक क्षण उसी के पास रहे। कितनी बोझिल दिख रही थी वो। खुशियों के बाद का अवसाद उनसे एक बार फिर छूट जाने का। थोड़े से समय के लिए जो छवि मुझे दिखी थी, मैं उसकी स्मृति अपने अंदर संजो लेना चाहता था। उसकी पारे सी थरथराती आँखों की गीली उजली चावनी, बात बात पर फूट पड़ने वाली झरने जैसी हंसी, कितना दुर्लभ था ये सब। घर पहुंचकर उसने जाते हुए ना जाने मुझे किन नज़रों से देखा था। वहाँ अनकहे शब्द थे, मुखर न हो पाने की गहरी व्यवस्था में। मैं चुपचाप कॉलेज की लाइब्रेरी में चला आया था, मगर वहाँ भी मन नहीं लगा था। सारा दिन बेचैन रहा था, यहाँ वहाँ भटकता रहा था।
उस दिन के बाद न जाने क्यों घर के सभी लोगों का व्यवहार बदल गया था। शायद आज ही ने सबके कान भरे थे। चाची ने अचानक छवि को मेरे पास पढ़ने से आने के लिए रोक दिया था। पूछने पर दो टूक जवाब, कौन सा उसे नौकरी करनी है। बहुत आग्रह करने पर कभी भेज भी देती तो कोई ना कोई आसपास मंडराता रहता। ये सब मेरे लिए बहुत अपमानजनक था। पता नहीं क्यों माँ का रवैया भी बदल गया था। इस मामले में चुप ही रहती। एक बार मैंने उनसे बात करनी चाही थी। उसकी उम्र ही क्या है, माँ का सीधा जवाब था। यही उसकी नियति है, ऊपर वाले की मर्जी है, हम कर भी क्या सकते हैं। हम उसके दुख दूर कर सकते हैं, मैंने बहुत हिम्मत करके कहा था। माँ ने सुनकर कहा था, भगवान बनने की कोशिश मत करो। जिस औरत ने पहली ही रात अपने पति को खा लिया वो उसका साया भी अपने इकलौते बेटे पे पड़ने नहीं देंगी। इसके बाद उन्होंने कुछ तस्वीरें मेरे सामने रख दी थीं। इनमें से एक को पसंद कर लो, अगले वैशाख में तुम्हारी शादी है। मैं उनकी तरफ देखे बिना वहाँ से उठाया था। इसके बाद छवि ने मुझसे बोलना चालना लगभग छोड़ ही दिया था। कभी सामने पड़ भी जाती तो मुंह झुकाकर चल देती। मेरे लिए उसका ये मौन असहनीय हो उठा था, मगर मैं कर भी क्या सकता था। पूरा समाज किसी चील की तरह हमारी खुशियों पर नज़र गड़ाए हुए था। एक दिन मैंने सुबह सुबह चाची के घर पर भीड़ लगी देखी थी। पूछने पर माँ ने बताया था, छवि पर देवी आने लगी है। मैंने जाकर देखा था, छवि बाल बिखराए बीच आंगन में झूम रही थी, एकदम अस्त व्यस्त। रात दिन उसे सताने वाले, व्यंग कसने वाले उसके सामने हाथ जोड़े खड़े थे। छवि चढ़ी हुई तीखी आवाज़ में कह रही थी, मुझे सिंदूर दे, लाल साड़ी दे, फूलों की वेणी दे। मैं जान गया था उसकी रात दिन की घुटन, अतृप्त इच्छाएं आज ये रूप धरकर सामने आई हैं। मानवी होकर जो कहा नहीं जा सकता, देवी होकर कहा जा सकता है। लोग सुनते हैं, मानते हैं। लोगों ने उसे सिंदूर, लाल साड़ी और फूलों से लाद दिया था। उसका वो अद्भुत रूप दीप शिखा सी दमक उठी थी। एक सुख बहुत यत्न से चुराया हुआ। उसे खुश हो लेने दो। एक दिन मौका पाकर पूछा था उससे, छवि ये स्वांग क्यों। वो मुझे रिक्त आंखों से तकती रही थी, निरुत्तर, निर्वाक। उसकी लज्जा को मैंने फिर नहीं उधेड़ा था। वो पहले से ही लहूलुहान थी, एकदम छीली हुई। अपनी पीएचडी के सिलसिले में मुझे 2 महीने के लिए स्टडी टूर पर निकलना था। सारी तैयारियां हो चुकी थीं। दूसरी सुबह मुझे निकलना था। अपने एक मित्र से मिलने और कुछ खरीदारी करने में उस शाम शहर गया हुआ था। लौटते हुए देर हो गई थी। घर आकर पता चला था चाची को दिल का दौरा पड़ गया है। उन्हें सदर अस्पताल ले जाया गया था। घर सुनसान पड़ा था। माँ भी चाची के साथ अस्पताल में रुकी हुई थी। चाची के हिस्से का मकान अंधकार में डूबा हुआ था। शायद बारिश आने वाली थी। आसमान पर काले बादल छाए हुए थे। जोर जोर से छत के दरवाजे टकराने लगे थे। मैं उन्हें बंद करने सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर गया तो मेरी दृष्टि सहज ही बगल के घर पर पड़ गई। बिजली की सफ़ेद रोशनी में मुझे वहाँ छवि खड़ी हुई दिखी, आंगन के एक खंभे से टेक लगाए हुए। बिना कुछ सोचे समझे मैं दूसरी तरफ की सीढ़ियाँ उतरकर उसके पास पहुँच गया था। अचानक मुझे सामने पाकर छवि बेतरह चौंक पड़ी थी और फिर फूट फूट कर रोते हुए मेरे सीने से लग गई थी। अब मेरा क्या होगा आभास। तभी जोर की बिजली कड़की थी और उसके साथ ही बारिश शुरू हो गई थी। कुछ ही पल में हम पूरी तरह से भीग गए थे। उसे अपनी बाहों में लेते हुए मैं उसके कमरे में आ गया था और दरवाजे की चिटकनी लगाते हुए बहुत विश्वास के साथ कह रहा था, कुछ नहीं होगा छवि, मैं हूँ ना। उस रात छवि ने मुझ पर विश्वास किया था। दूसरे दिन पौ फटने से पहले मैं घर से निकल पड़ा था। जाते हुए रास्ते में अस्पताल में रुककर मैंने पूछा था। चाची अब खतरे से बाहर थी, चिंता की कोई बात नहीं थी। 2 महीने बाद लौटने पर मैंने पाया था छवि घर पर नहीं है। पूछने पर माँ ने कोई सीधा सीधा जवाब नहीं दिया था, हर बात टाल गई थी। चाची के मुंह पर भी ताला लगा हुआ था। मुझे देखते एकदम अनजान बन जाती थी। सबके रवैये ने मुझे असमंजस में डाल दिया था। मैं भीतर ही भीतर क्षुब्ध भी बहुत था, मगर क्या करूं समझ नहीं पा रहा था। इसी बात पर माँ से कई बार झगड़ा हो चुका था। घर में तनाव था, सबसे अबोला चल रहा था। माँ कभी घर छोड़कर जाने की धमकी दे रही थी तो कभी पहाड़ से कूद कर जान देने की। पूरे गांव ने भी जैसे मुंह बंद रखने की कसम खा रखी थी। एक बार हिम्मत करके छवि के मायके भी हो आया था, मगर वहाँ घर पर ताला पड़ा हुआ था। पास पड़ोस में पूछने पर पता चला था छवि की मामी का देहांत 2 महीने पहले ही हो चुका था। उसके बाद किसी ने छवि को भी नहीं देखा था। हर तरफ से निराश होकर मैं अपने घर लौट आया था।
मेरे पीछे छवि का क्या हुआ, इसका कोई जवाब मुझे नहीं मिल पा रहा था। इसके बाद 2 साल बीत गए थे। ना जाने ये समय मैंने कैसे बिताया था। रात दिन सुबह शाम छवि का ख्याल मुझे घेरे रखता। किसी काम में मेरा मन ही नहीं लगता था। पीएचडी का काम भी अधूरा रह गया था। बहुत कठिन था वो समय मेरे लिए। कभी कभी प्रतीत होता था मैं कि पागल हो जाऊंगा। छवि के अचानक इस तरह से चले जाने से मेरी पूरी दुनिया ही जैसे एक सिरे से उलट पुलट हो गई थी। इसके बाद माँ बीमार पड़ी थी और मरने से पहले उनकी अपनी बहू का चेहरा देखने की इच्छा को पूरी करने के लिए मुझे शादी करनी पड़ी थी। इसके बाद 1 साल और बीत गया था। समय के साथ छवि का दुख कम नहीं हुआ था, हाँ, मगर सह जरूर गया था। जिंदगी रुक रुक कर ही सही चलने लगी थी। नूतन मेरी पत्नी सुंदर और पढ़ी लिखी थी। उसका स्वभाव भी अच्छा था। प्रेम न सही पर एक गहरा साहचर्य सुख तो था ही मेरे जीवन में। बेटे के जन्म के बाद रहा सहा कसर भी पूरा हो गया था। जीवन एक बार फिर सम पर आने लगा था, अपनी गति से बीत भी रहा था। और फिर एक दिन वो पत्र आया था छवि का। किसी सैनिटोरियम में थी वो, वहीं मुझे मिलने के लिए बुलाया था। गया था मैं, जाना ही था, छवि ने बुलाया था। ऊंची पहाड़ियों के बीच बसा हुआ वो सैनिटोरियम ब्रिटिश स्थापत्य कला का एक खूबसूरत नमूना। सफ़ेद इमारत पर सुर्ख टाइल्स की ढलवा छत, लंबे बरामदे, अनगिनत ऊंचे मजबूत खंभे। बहुत सुंदर और शांत था वहाँ का माहौल। मगर वहाँ पहुँचकर मेरा मन बैठा जा रहा था। ना जाने छवि को किस दशा में देखूंगा। मेरे पूछने पर एक नर्स ने मुझे दूर से छवि को दिखाया था। वो लॉन में बैठी हुई थी। शाम की आखिरी धूप उसकी पीठ पर थी, किसी तितली की तरह कांपती हुई। न जाने क्यों मुझे कुछ बहुत पुराना याद आया था। अंदर दर्द का एक जाना पहचाना स्वाद अनायास फैल गया था, गीला और नमकीन। मेरे पुकारने पर उसने मुड़कर देखा था, बहुत सहज भाव से, जैसे उसे पहले से पता हो मैं आज उससे मिलने आऊँगा। आ गए मास्टर जी। उसकी बात का जवाब दिए बगैर मैं उसे एकटक देखता रह गया था। ये वही छवि थी। सोने की मूरत मिट्टी हो गई थी। विवर्ण दुर्बल चेहरा, उड़ी हुई निस्तेज रंगत, गालों पर अस्वाभाविक लाली, गर्त में धसी हुई संध या तारा सी उज्ज्वल आंखें। क्या बात नहीं करोगे? उसने मेरा हाथ पकड़ा था, वही ठंडा गीला स्पर्श। तुमसे नाराज़ हूँ, सख्त नाराज़। मैं उसके बगल में ढह गया था। यकायक जन्म भर की क्लांति ने मुझे आ घेरा था। कितनी दूर से आया था मैं, कितना चलकर। होना भी चाहिए, वो मुस्कुराती रही थी। इसके बाद हमारे बीच एक लंबा मौन खींचा था, तनाव से तड़कता हुआ। एक समय बाद छवि ने स्वयं ही कहना शुरू किया था, मेरे बिना कुछ पूछे ही। तुम्हारे जाने के बाद चाची जल्दी ही सब कुछ समझ गई थी। मुझे उल्टियाँ होनी शुरू हो गई थी। सबने मिलकर ज़बरदस्ती मेरा हमल गिरा दिया था, बहुत ही क्रूर तरीके से। बहुत रक्तपात हुआ था, बचने की कोई आशा नहीं थी। बीमार पड़ गई थी बहुत सख्त। फिर सबने मिलकर मुझे माँ जी के एक दूर के रिश्तेदार के पास भेज दिया था। किसी को कानो कान खबर नहीं लगने दी गई थी। जाते समय सबने मुझे कड़ी हिदायत दी थी कि मैं किसी भी तरह से तुमसे संपर्क साधने का प्रयत्न न करूं। ये तुम्हारे हित में नहीं होगा। तुम्हें जात बाहर कर दिया जाएगा, पैतृक संपत्ति से बेदखल कर दिया जाएगा, बदनामी होगी सो अलग। तुम्हारी माँ बार बार अपनी जान दे देने की धमकी दे रही थी। मैं बहुत दबाव में आ गई थी। सबका कहना था मैं मनहूस हूँ, शादी की रात ही अपने पति को खा गई, तुम्हें भी खा जाऊँगी, मेरी कुंडली में है। मैं चुपचाप सुन रहा था, एकदम सकते में था। क्या कहता? मेरी माँ, चाची, रिश्तेदार, ओहो। गिरती सांझ की धूसर मटमैली धूप में वो कितनी करुण, कितनी विसन्न लग रही थी। 6 महीने पहले यहाँ आई हूँ। एक मिशनरी जो हमारे गांव में स्कूल चलाता था, वो मेरी हालत देखकर मुझे यहाँ ले आया था। सब कुछ सुनकर मैंने गहरी सांस ली थी। अब इतने दिनों बाद मुझे कैसे याद किया? मेरे प्रश्न पर वो देर तक चुप रही थी और फिर हल्के से मुस्कुराई थी। तुम्हें एक बार देखना चाहती थी। क्यों? मैं यकाएक निष्ठुर हो उठा था। वो मुझ पर यकीन कर सकती थी, मगर नहीं किया। डॉक्टर कहते हैं कि, कहते हुए उसके शब्द लड़खड़ा गए थे। वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी, बीच में ही थमक कर रुक गई थी। उसकी अनकही बात का तात्पर्य समझकर मेरे अंदर का एक बहुत बड़ा हिस्सा यकायक अवश हो आया था। क्या कह रही थी वो? हाँ मास्टर जी, अब कभी भी,
कहते हुए तेज खांसी की चपेट में आकर दोहरी हो गई थी। शाम की धूसर बैंजनी रोशनी में मैं स्तब्ध बैठा उसकी कांपती हुई दुर्बल काया को तकता रह गया था। खांसी के साथ उसका पूरा शरीर रह रह कर काँप रहा था। इस भीषण खांसी को पहाड़ का कौन सा व्यक्ति नहीं पहचानता। मेरे अंदर की विभीषिका अपने चरम पर थी। मैं क्या करूं, क्या कर सकता हूं उसके लिए। एक बार फिर मेरी अक्षमता मुझे दंश दे गई थी। प्रतीत हो रहा था मेरे दोनों बाजू टूट गए हैं। अंदर एक अनिर्वचनीय पीड़ा और दुविधा के अनवरत घात संघात। आंखें जल रही थीं, मगर आंसू की एक बूंद नहीं उतरी थी। अंदर के सारे सजल सोते शायद मर गए थे। सब कुछ समय के साथ रेत के शुष्क धुओं में परिवर्तित होकर रह गया था, लगता था। बहुत मुश्किल से उसने खुद को समेटा था। लाल गीली आंखें पोंछने का प्रयत्न करते हुए मुस्कुराई थी। अब अपनी कहो, शादी, बच्चे। मैं अपनी खुली हथेलियों की तरफ देखते हुए कन्फेशन की तरह बोलता चला गया था। सब कुछ, शादी, नूतन, बेटा। वो गहरी गहरी सांसें लेते हुए मेरी बातें सुनती रही थी। उसकी आंखें एकटक मेरे चेहरे पर लगी हुई थीं। वही गीली वाष्पित चावनी। क्या था उन धुआंई आंखों में? शिकायत, गुस्सा, मान? नहीं, बस अतृप्ति, तृष्णा और अभिलाषा। अभिलाषा जीवन की, खुशियों की, हम दोनों के उस साथ की जो जिया नहीं जा सका। एक अमूर्त पीड़ा में उसकी आंखों की पुतलियां ओस की बूंद की तरह थरथरा रही थीं। वहाँ उसका सारा मन शनैः शनैः पिघलाया था। और फिर मेरे बेटे की बात सुनते हुए वो यकायक फूट फूट कर रो पड़ी थी। रोते हुए मेरी गोद में ढह गई थी। आभास, मैं जीना चाहती थी, आज भी जीना चाहती हूँ, बहुत बहुत, तुम्हारे साथ आभास। तुमने कहा था मुझसे, ज़िंदगी मेरे दरवाजे पर नॉक कर रही है, उससे कहो मैं जीना चाहती हूँ। मुझे बचा लो आभास, मुझे बचा लो प्लीज़। उसके रोने की आवाज़ सुनकर कई लोग इधर उधर से दौड़ आए थे। एक नर्स उसे संभालने की कोशिश कर रही थी, मगर छवि को किसी की परवाह नहीं थी। जीवन भर का संयम टूटकर किसी तरह तटबंध टूटी नदी की तरह उद्याम प्लावन में वो बह आई थी, अबाध्य, उच्छृंखल, दुर्दांत, अपने कूल किनारों को तोड़ते हुए, भीषण वन्या में डुबोते हुए। समस्त जीवन का पथराया मौन एक आर्तनाद, एक हाहाकार में परिवर्तित होकर फट पड़ा था। अब कोई बंधन, कोई वर्जना उसे माने नहीं। वो टूट पड़ना चाहती है, टूट टूट कर बिखर जाना चाहती है, निशेष हो जाना चाहती है, हमेशा के लिए। लोग उसे उठाकर ले जा रहे हैं। वो मेरी तरफ हाथ फैलाकर किसी वध स्थल पर लिए जाते हुए पशु की तरह चीखे जा रही है। आभास, मुझे जीना है, मुझे बचा लो, तुमने कहा था। मैं प्रस्तरवत खड़ा रह गया हूँ, एकदम अशक्त, अवश, जैसे मेरे अंदर प्राण ही नहीं बचे हैं, एकदम मृत हो गया हूँ। हे ईश्वर, मैंने क्यों एक बार फिर उसके अंदर जीवन की इच्छा बो दी? वो तो सुकून से मर ही रही थी, मैं उसे जीवन तो न दे सका, आज उसकी मृत्यु भी छीन ली। जो स्वर्ण चंपा का पौधा मैंने बरसों पहले रोपा था, आज वो कितना बड़ा, कितना विशाल हो गया है, मुझे पता ही नहीं चला। छवि अब भी चीखे जा रही है। आभास, मैं जीना चाहती हूँ। अभी आप सुन रहे थे जय श्री रॉय जी की लिखी हुई कहानी स्वर्ण चंपा। भाग्य और समाज द्वारा सताई गई एक युवती की हृदय स्पर्शी कहानी। आशा है आपको भी पसंद आई होगी। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।